तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमको समझना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो यूरोप के देश हैं, खासतौर से अमेरिका है, वहाँ का जो कानून है उसका कॉपी हमारी सरकार उठा के लेके आई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से वहाँ की किसान की जो हालत है उसको हमको थोड़ा सा समझना है। खासतौर से अमेरिका में बहुत पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये जो सारा जो कॉन्सेप्ट अभी मोदी जी हमारे देश में लगाना चाहते थे, ये बहुत पहले से चल रहा है। तो जो मोदी जी ये कह रहे हैं कि इससे किसानों का बहुत बड़ा भला होने वाला, यदि बहुत बड़ा भला होने वाला होता तो आज अमेरिका के किसान बहुत बड़ी अच्छी स्थिति में होते। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद से कुछ ऐसे नकारात्मक परिणाम आए जिसको हमको समझना है। इसमें सबसे जो नकारात्मक परिणाम है कि इससे जो छोटे किसान थे, जो लघु किसान थे, वो किसान की खेती से बाहर हो गए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके जो बुद्धिजीवी हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अमेरिकन की इस पॉलिसी के समर्थक हैं, वो ये कहते हैं कि जो खेती में जो छोटा किसान है उसको खेती से बाहर कर देना चाहिए और उसको जो शहर हैं, शहरों में मजदूरी करने के लिए तो इनको वहाँ भेजना चाहिए। इस तरीके का समझ इकोनॉमिस्ट का है और इसी समझ के साथ हमारे देश के अंदर भी जब से ये नई आर्थिक नीतियाँ शुरू हुई हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे उन्होंने काम किया। दो काम किए कि खेती के अंदर जो सब्सिडी थी उसको हटाया, जिससे खेती की लागत महंगी हुई, और उसके साथ में खेती की जो फसल की कीमत है वो नहीं बढ़ी, जिससे किसान फंस गया। जिसकी लड़ाई अभी हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसके आधार पर घोषित करो और सारी फसल उस पर बिके, जो अभी पूरा किसान आंदोलन का प्रमुख थीम है, जिसको हमको समझना है, जिसको हम आज लड़ रहे हैं। तो जब खेती घाटे का सौदा हुई तो जो छोटा किसान था उसकी हालत खराब हुई और वहाँ से पलायन करके मजदूरी के लिए शहरों की तरफ भागा। जो ये कोरोना के काल में जो किसान एकदम पैदल चले, ये 100% वो मजदूर हैं, वो किसान के बच्चे हैं जो सरकार की इसी गलत नीति के कारण से पलायन होकर के शहरों की तरफ भागने को मजबूर हुए। आज हम ये 30 साल का इन गलत नीतियों का परिणाम है कि ये स्थिति देश के अंदर पैदा हुई। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। और अमेरिका में भी यही हुआ कि छोटा जो किसान था वो खेती से बाहर हो गया। तो होगा क्योंकि जो अमेरिका में हुआ उससे बुरा हमारे यहाँ होगा। आज उन्होंने बड़ी संख्या में खेत मजदूर पैदा कर दिए, बड़ी संख्या में छोटे किसान, जो सबसे छोटे किसान थे, उनको पलायन करने को मजबूर कर दिया। यानी बड़ी संख्या में सरकारी रिपोर्ट्स हैं कि बड़ी संख्या में जो छोटे किसान है वो खेती को छोड़ रहे। तो ये जो छोड़ रहे, ये सरकार की ये नीति का परिणाम है। ये सरकार चाहती थी, इसको हमको समझना है। इसलिए सरकार ने गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट था, योजना थी, उसको काटा। ग्रामीण क्षेत्र के खेती के निवेश के बजट को कम किया। जिस अनुपात में पूंजीपतियों को बजट दिया, उससे बहुत ही कम ही निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने नहीं किया। सरकार ने इसलिए नहीं किया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर पलायन करें। ये सरकार अभी तक कर चुका है। इस कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ आके वो ये वाला एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वाली फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। और दूसरा नया क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहाँ अभी कुछ समय से चालू हुई थी, पिछले 8-10 साल से धीरे धीरे मान सकते हैं। कुछ हमारे देश की कंपनियां जो थी, वो कंपनियां किसानों से डायरेक्ट कुछ फसल की खरीदी करवाए, खासतौर जैसे चावल का। तो उसमें और अब में फर्क क्या हो रहा कि उस समय हमारी देश की कंपनियां थी, छोटे छोटे पूंजीपति थे। अब इन्होंने देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां, बड़े पूंजीपतियों को छूट दे दिया किसानी के क्षेत्र में। ये सबसे बड़ा गड़बड़ हुआ। 100% FDI लेके आए थे, उसके बाद से इन्होंने सब कुछ की छूट दे दी विदेशी कंपनियों को। तो हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका और दूसरे देशों की जो खेती से जुड़े उत्पाद की वाली कंपनियां हैं वो आ गई हैं। इसलिए साथियों ये नया हो गया। अब वो आने के बाद से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मांग की, तो मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लेकर के आ गए। क्योंकि इससे दो चीजें होने वाली हैं, जैसे मैं आपको पहले से बताते आ रहा, जो अमेरिका के अंदर भी हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो छोटा किसान है वो किसानी से बाहर हो जाएगा। पहला काम ये होगा।
दूसरा काम ये होगा कि जो खेती भी है, खेती भी फायदे का सौदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी फायदे का सौदा? कि जो ये कंपनियां हैं, ये किसान की कैलकुलेशन करके जो उसकी मजदूरी, उसके मिनिमम से मिनिमम जो प्राइस होती है उस पे उससे फसल खरीदने का एग्रीमेंट करती है। किसान को इससे कोई फायदा नहीं होगा। उस फसल को महंगे से महंगे दामों में बेचने का जो मुनाफा है वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियां कमाती हैं। ये हमको समझना है। अमेरिका की खेती क्यों बची हुई है? अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की सरकार है वो लगभग किसान की जो लागत है उसका 40% सब्सिडी देती है। ये हमको समझना है। और हमारे देश की सरकार ने अमेरिका के दबाव में जो किसानों को सब्सिडी मिलती थी उसको धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। अब ये किसान निधि नाम का जो झुंझुना है, ये फालतू की बात है, देश को मूर्ख बना रहे हैं। किसान को एक तो समझ नहीं है, किसान उस बात को समझ नहीं पा रहा, तो किसान को 6,000 देके उसी में भी किसान को मूर्ख बना दे रहे हैं। ये बहुत छोटा सा अमाउंट है साथियों। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो 40%, आप समझ लो 1 एकड़ में यदि किसान की लागत 5,000 रुपये लगती है अमेरिका में, मैं रुपये से समझा रहा हूँ, वहाँ डॉलर चलता है, तो उसके अंदर से 5,000 में से 40% यानी 2,000 रुपये सरकार अपने खजाने से किसान को देती है। किसी रूप में सहयोग करती है, सब्सिडी देती है, यानी वो खाद के रूप में हो सकती है, बीज के रूप में हो सकती है, यानी 2,000 रुपये का सहयोग सरकार करती है। हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ जो भी खाद बीज में सब्सिडी थी सरकार ने वो हटा दी। अब हटाने के बाद से जो किसान की फसल की लागत है वो लागत बढ़ गई। इसलिए साथियों, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो किसान हैं वो कंपनियों के सामने टिकने वाला नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी WTO में डिस्कशन हुआ तो किसानी के मुद्दे पे जो यूरोप के देश है वो इस बात पे अड़ गए कि हम सब्सिडी कम नहीं करेंगे, मगर उन्होंने हमारे देश की सरकार से सब्सिडी कम करवा ली। ये हमारे देश की सरकार का चरित्र है। इसलिए साथियों, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट लेके आ रही सरकार, ये हमारे देश के हित में नहीं है। और सरकारी क्षेत्र में देसी विदेशी कंपनियों का लाना भी हमारे देश के किसानों के और कृषि क्षेत्र के हित में नहीं है। जबकि सरकार को ये चाहिए कि सरकार को किसानों की लागत को कम करे, उनको सब्सिडाइज करे, और सब्सिडाइज करने के बाद से उनकी फसल को एक्सपोर्ट करने का, बाजार में ले जाने का उसके लिए हब बनाए, उसके लिए सरकार उसको प्रोत्साहित करे। ये सरकार को करना चाहिए। अब सरकार ये कह रही है कि हम इसको ओपन मार्केट में छोड़ रहे हैं, किसान को ओपन मार्केट में छोड़ रहे हैं, और ओपन मार्केट में छोड़ के किसान का और कंपनी का सीधा कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, ये कॉन्ट्रैक्ट किसान के हित में नहीं होगा। वो यह दुनिया के जो देश हैं कि ये किसान की फसल को के साथ में किसान की जमीन को हथिया लेते हैं, और किसान की जमीन इस तरीके से हथियाते हैं कि किसान के, जिनके पास पैसे बहुत होते हैं, इसका 1 लाख रुपए एकड़ कीमत है, मैं आपको 5 लाख रुपए एकड़ दे रहा हूँ। और स्वाभाविक सी बात है कि किसान मजबूर है। हमारे यहाँ का किसान वो 1 लाख की जगह 5 लाख में बिकेगा तो हंस के बेच देगा। और ऐसा करके ये पूरी जमीन अमेरिका में 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 10,000 एकड़, इतने बड़े बड़े फार्म हैं कंपनियों। तो 10,000 एकड़ इकट्ठा जमीन खरीदा उन्होंने। किससे खरीदा? कोई किसान बीच में नहीं देने वाला तो उससे फिर दादागिरी करते हैं, दबाव डलवाते हैं, गुंडागिर्दी करवाते हैं, कैसे भी करके उसको, उसकी फसल वहाँ कुछ होने नहीं देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि उसको कंपनी को बेच दे। ये उदाहरण है, ये अनुभव है, ये जो हो चुका है, ये हमको समझना। दूसरा बात यह है कि इसके आगे वो वायदा कारोबार में जाते हैं। वायदा कारोबार भी हमको समझना पड़ेगा। वायदा कारोबार भी हमारे देश के किसान नहीं समझते हैं। वायदा कारोबार यही है, इसी के साथ जुड़ा है, जो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान से फसल का एग्रीमेंट करते हैं फसल बोने के पहले। कौन? कॉर्पोरेट्स कंपनियां। और वो फसल बोने के पहले उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हमने 1000 क्विंटल गेहूं का एग्रीमेंट कर लिया।
और किसान से उनको पता है कि उन्होंने 3,000 रुपये या 2,000 रुपये क्विंटल का एग्रीमेंट कर लिया, मगर इसके बाद से 2,000 रुपये क्विंटल लेने के बाद से वो कॉर्पोरेट कंपनी वो दूसरे सटोरियों को ये से सौदा करती, फसल भी नहीं अभी दूसरी कंपनी से सौदा करती है कि वो 3,000 रुपये क्विंटल में किसी दूसरी कंपनी के साथ सौदा कर लेता है। ये वायदा कारोबार है। उसके बाद से 3,000 रुपये क्विंटल वाला किसी चौथी कंपनी से 4,000 रुपये क्विंटल में एग्रीमेंट कर लेगा। उसके बाद से तीसरा कंपनी वो 4,000 की जगह 5,000 रुपये क्विंटल में एग्रीमेंट कर लेगा। ऐसे करके इसमें सटोरिये इन्वॉल्व होते हैं और ये सटोरिये जो इनको फायदा होता है। अब इसमें समझ लो किसान को तो 2,000 रुपये क्विंटल ही मिल रहा है, आगे का फिर ये मैनेजिंग करते हैं, सरकार को मैनेज करते हैं, स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज करके बाजार में शॉर्टेज पैदा करते हैं, फिर उसकी कीमत बढ़ाते हैं और सारे सटोरिये उसको मुनाफे को कमाते हैं, किसान को कुछ नहीं मिलता। तो ये इनकी लॉबिंग है वायदा कारोबार की। ये जो एग्रीमेंट वाली खेती है इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमको समझना है। इसलिए ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां इसमें लाखों हजारों करोड़ों रुपया कमाएंगी, किसान का दुर्दशा हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। यही दुर्दशा यही बर्बादी अमेरिका में किसान की हुई। अगर अमेरिका की सरकार इतनी जबरदस्त सब्सिडी नहीं दे रही होती तो अमेरिका का किसान बचता नहीं। और आज भी अमेरिका का जो हालात है वहां पे ये अमेरिका के जो अर्थशास्त्री उनकी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका में भी सुसाइड्स जो है किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ गए हैं। अमेरिका की जो खेती है वो आज फायदे का सौदा नहीं है। इतने साल के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद जो आज रिटर्न में है, रिपोर्ट्स हैं उसके बाद भी इनको समझ नहीं आ रही। ये अंधे हो रहे, ये पागल हो रहे। वो इनको देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों की चापलूसी करते करते कोई चंदा बहुत दे रही है। ये समझना है। बहुत से लोग ये सवाल उठाते कि आरएसएस ऐसा क्यों कर रहा है या बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां अनाप शनाप फंड दे रही, अनाप शनाप चंदा दे रही बीजेपी को, आरएसएस। इसके दबाव में ये इनके लिए काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, इसी के साथ बोल देता हूं, बीजेपी आरएसएस को पैसा कौन देता, विश्व हिंदू परिषद को पैसा कौन देता, जितने भी इनके संगठन इनको कौन देता पैसा। आज की तारीख में 12,000 करोड़ का दिल्ली में ऑफिस बना, हर जिले में 5 स्टार स्तर के ऑफिस बने जिनकी कीमत करोड़ों में, एक एक ऑफिस की कीमत कई करोड़ है। ये जो चुनाव में शराब, मुर्गा, पैसा, लिफाफे बंटते हैं, गाड़ियां, जलवा, अभी सांसद विधायक खरीद रहे, 50-50 करोड़ की बात हो रही है। ये पैसा सब कौन देता है? ये सारा पैसा ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां दे रही हैं, सारा पैसा ये अंबानी अडानी दे रहे हैं, सारा पैसा ये सारे पूंजीपति दे रहे हैं। जो पैसा बीजेपी के पास है, इस पैसे के चक्कर में ये पागल हो रहे हैं। ये इसलिए मैं कहता हूं कि ये क्या कॉर्पोरेट्स कंपनियों के पालतू लोग हैं। इनको कॉर्पोरेट्स कंपनियां पाल रही, उनके पैसे पे पल रहे, उनकी दलाली कर रहे, उनसे पैसे लेते हैं तो वो जैसा कानून बनाने का बोलते हैं वैसा बनाते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं, देश को गुमराह करते हैं और गुमराह कर करके वो नीतियां जबरन थोपते हैं। इसीलिए हिंदू मुसलमान करते हैं कि देश की जनता हिंदू मुसलमान में फंसी रहे, वो इनको जो करना है करे। आज पूरा देश बेच रहे हो, पूरा देश बिक रहा है देसी विदेशी कॉर्पोरेट। ये वो भाजपा है जो राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, स्वदेशी की बात करती थी, स्वराज की बात करती थी। अंग्रेजों को समय में ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलामी किया, अंग्रेजों का गुलामी किया। आज भी ये देसी विदेशी पूंजीपतियों का गुलामी कर रहे हैं। आज देसी विदेशी पूंजीपतियों पे का देश पे कब्जा करवाना है, ये इनका लक्ष्य है, जिसके लिए वर्किंग कर रहे हैं। ये समझने की जो, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है किसी भी रूप में ये कानून देश के हित में नहीं है, ये हमको समझना है। और हमको लड़ना क्या है, हमको सरकार को किस तरह मोड़ना है। हमको सरकार को इस तरह मोड़ना है कि हमारी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो इस किसान आंदोलन की प्रमुख मांग है, फिर से सुन लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों का सरकार घोषित करे, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसका जो फार्म उसके हिसाब से घोषित करे, और फसल कोई भी खरीदे, चाहे सरकार खरीदे चाहे देसी विदेशी पूंजीपति खरीदे, पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदी ना हो।
ये असल सवाल है जिसको हमको मुद्दा बनाना है और जिसके लिए हमको लड़ना है। और उसके साथ में दूसरा जो मुद्दा बनाना है कि यदि ये सरकार देश के पूंजीपति को एनपीए में, एनपीए का मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, एनपीए में यदि 25 लाख करोड़ का छूट दे सकती है 5 साल में, यदि ये पूंजीपतियों को 5-6 लाख करोड़ हर बजट में देते हैं, 5 साल में 30-35 लाख करोड़ की छूट दे सकते हैं, 50 लाख करोड़ की छूट यदि 5 साल में सरकार पूंजीपतियों को दे सकती है, तो किसानों को भी 50 लाख करोड़ की छूट चाहिए। ये हमको दिमाग में बिठाना है, बेवकूफ नहीं बनना है। यदि किसानों को 50 लाख करोड़ छोड़ दीजिए, यदि ये सरकार बजट में से साल में 20 से 25 लाख करोड़ भी किसान के ऊपर निवेश कर दे, खर्च कर दे, तो किसान माला माल हो जाएगा, खेती माला माल हो जाएगी, हमारे देश की ये गरीबी खत्म हो जाएगी, दुर्दशा खत्म हो जाएगी, गांव खेड़ों में बड़े बड़े मार्केट लगेंगे। ये है असल बात जिसके ऊपर हमको लड़ना, जिसकी तरफ हमको सरकार की नीतियों को मोड़ना है, जिसको हमको दिमाग में ठुसाना है। ये आरएसएस के, बीजेपी के गुमराह में, ये जो नरेंद्र मोदी ये सारे जो गुमराह करे, इनके झमेले में नहीं आ, इनसे भी पूछना है, क्योंकि ये तो देश ही में कर रहे हैं ना भाई, इनके साथ भी तो किसान ही खड़े हैं। यदि हर किसान इनसे सवाल करने लगे कि भैया इसमें क्या बुराई है, आप भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, आप इसका जरूरत है, इस कानून को हटाओ। आप तो एक ही कानून बनाओ कि मेरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे ना बिके। आप करो सवाल बीजेपी के लोगों से, ये कानून बनाओ आप, इसमें क्या बुराई है। तो ये भागेंगे, फिर दूर भागेंगे, अरे नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? जब आप पूंजीपति को जो बैंक से लोन ले रहा है, लोन लेकर के भाग जा रहा है, पिछले 4 साल में 25 लाख करोड़ रुपए आपने छोड़ दिया, तो किसान को क्या 10-20 लाख करोड़ नहीं छोड़ सकते? किसान का कर्जा मालूम है, 2018 के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, पूरे देश का किसान का कर्जा 12,60,000 करोड़ था। ये पूंजीपति का 25 लाख करोड़ का छोड़ सकते हैं, उसको एनपीए कर सकते हैं, वो लेके दुनिया विदेशों में भाग जाएंगे तो उनको छोड़ सकते हैं, मगर ये किसानों का 12,60,000 करोड़ का जो कर्जा है वो माफ नहीं कर सकते। इस राजनीति को समझना, इस पॉलिटिक्स को समझना, इस मुद्दे को हमको मुद्दा बनाना है। यदि पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ एनपीए होगा, तो किसानों का भी 25 लाख करोड़ एनपीए होगा। ये किसान को बात करना है। देश का पैसा जनता कमा रही, किसान कमा रहा है, किसान पैसा पैदा कर रहा है, श्रम मजदूर पैसा पैदा कर रहा है। देशी विदेशी लुटेरों को नहीं लगाना है, देश को लगाना है। ये है नीतिगत सवाल जिसको हमको समझना है, जिसको हमको देखना है। हर बजट में 5 लाख करोड़ की छूट होती, पता है आपको? कितनी सब्सिडी कॉर्पोरेट कंपनियों को मिल रही है, पता है आपको? किसान का जब भी सवाल आता है तो ये रोने लगते हैं। किसान समझते नहीं है। किसान भाइयों की नौजवान पीढ़ी से कह रहा हूं कि आप तो समझो इस पॉलिटिक्स को समझ करके इस राजनीति को से राजनीतिक दिशा को तय करो किसानों की सही तरीके से। ये हर किसान को समझना, एक एक किसान को समझना है। तब किसान बचेगा, तब देश बचेगा, तब मजदूर बचेगा, तब भारत माता बचेगी, नहीं तो सब बर्बाद हो जाना। ये तो बीजेपी आरएसएस के लोग पूरे देश को बेचने लग गए, सब बेचने लग गए, सब बेच डालना है। तो ये साथियों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है, जो मैंने आपके सामने रखा, ये तथ्यात्मक बात है, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बोला कि जो आपको हवा में बोल दिया हो। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, हो चुके हैं, हो रहे हैं, आप भी समझ जाओगे इस बात को। इसलिए साथियों ये हमारे देश के हित में नहीं है। तो जो असल सवाल है, जो किसान, देश के किसान लड़ रहे हैं, इसको हमको समझना है, इस पूरी पॉलिटिक्स को समझना है, इस पूरी राजनीति को समझना है। और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो दूसरा बिल है, इसका हमको साथी विरोध करना है, किसान आंदोलन को समर्थन करना है। अंत में मेरा निवेदन ये है साथियों कि ये जानकारी जो मैंने आपको बताई, इसको शेयर करवाना है, लाखों लाख करोड़ों लोगों को शेयर करवाना है। हर किसान के बेटे के पास तक ये वीडियो भेजना है, ताकि उसका दिमाग खुले, उसको समझ में आए कि मेरा असली सवाल क्या है। ये मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, आपके सहयोग की जरूरत है। आप इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कराएं, लोगों को बोलें, आप सुने इसको, अपने दोस्तों को बोलें, इन वीडियो को सुने, शेयर करें, ताकि सारे लोग समझ पाएं। दूसरा निवेदन है साथियों कि हमने आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है,
ये कॉन्सेप्ट मैंने जो समझे, इसके बारे में सारे वीडियो में डाल चुका हूं मेरे चैनल पे, और प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारे अलग अलग जो है सीरीज हैं उनको सुने। दर्शन की एक सीरीज है, उसमें मैंने पूरा इतिहास पढ़ाया है, पूरी राजनीति उसमें पढ़ाई हुई, आगे और अभी चल रहा है। आरएसएस की बाकी हिस्ट्री अभी चल रही है, पूरी खत्म करूंगा। तो सारे वीडियो सुने आप प्ले लिस्ट में जाकर के, जो अच्छे लगे उनको शेयर करें, शेयर करवाने में सहयोग करें। तीसरा अंतिम निवेदन है कि हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तब आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे। तो आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सारे वीडियो आप सुनो जब भी वक्त मिले। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप इस सब बात को समझ गए होंगे, देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए ये जो मैंने 3 लक्ष्य आपको दिए इनको आप करोगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं।